हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है। आज है 16 दिसंबर 2024 और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आर्टिकल की ओर अगर हम जाएं तो साइमल्टेनियस पोस्ट बिल नोट टू कम अप बिफोर लोकसभा टुडे। तो आज लोकसभा में साइमल्टेनियस पोल पर बिल आने वाला था। साइमल्टेनियस पोल यानी कि जो इलेक्शंस है पूरे देश भर में एक ही साथ हो, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शंस पे यहाँ पे बिल आने वाला था। और ये कौन सा बिल होगा? 129। तो आज भले ही ना आया हो लेकिन वो अगले सप्ताह में हो सकता है कि वो आएगा। एक और बिल था यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल, ये भी आना था, तो ये भी आज नहीं आएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा था। तो जो आज बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो ये भी हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और भी है, उसके साथ हम वन नेशन वन इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि आज वन नेशन वन इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन कभी जब शुरुआत हुआ था इलेक्शंस का तो वो साइमल्टेनियसली ही इलेक्शंस हुआ करते थे, जैसे 1951 टू 52, 1957, 1962, 1967 तक जो इलेक्शंस हुए थे वो साइमल्टेनियस थे। वो स्टेट असेंबली हो या लोकसभा इलेक्शंस हो, वो साइमल्टेनियस ही चल रहे थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आया 1968 और 1968 में, यहाँ पे हो गया ड्यू टू प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। कई सारे असेंबलीज का डिसोल्यूशन हो गया जो जिन्होंने 5 साल कंप्लीट भी नहीं किया था। और 1968 1969 के बाद ये जो साइकिल था वन नेशन वन इलेक्शन का, वो फिर से ख़राब हो गया। और अब हम देखते हैं कि पूरे साल जो ये है कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है। इस साल ये इलेक्शन हो गया, अगले साल दूसरा इलेक्शन हो गया, और एक साल में 4-5 इलेक्शन हो जाता है। तो इलेक्शंस बिल्कुल ही लगा रहता है। ठीक है। और अगर आप देखो तो लॉ कमीशन इन इट्स 170th रिपोर्ट सजेस्टेड दैट होल्डिंग सेपरेट इलेक्शंस फॉर असेंबली शुड बी एन एक्सेप्शन rather than the rule. There is an imperative need for holding of simultaneous elections, given that elections have become expensive. ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्शंस जो है वो एक्सपेंसिव हो चुका है एंड टाइम कंज्यूमिंग हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शंस है वो बार बार पूरे साल, पूरे 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। पाँचों साल कुछ ना कुछ इलेक्शंस होते रहते हैं और सरकार को पाँचों साल जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव का प्रचार करना हो जाता है। ठीक है। और ये मैं बताऊँ, वन नेशन वन इलेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने ही ये रिकमेंड किया था। वो बेसिकली ये कमेटी एक बनी थी, उस कमेटी को हेड कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। किस चीज़ पे? तो वन नेशन वन इलेक्शंस को लाया जाए, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए इन चीज़ों पे, राइट। तो ये है। और हम वन नेशन वन इलेक्शंस पे और भी बात करेंगे कि वन नेशन, ये भी हम बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शंस के पहले आप ये भी तो इंश्योर करो कि वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शंस लड़े, क्योंकि उसमें भी तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कमिटेड टू एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को 2026 तक ख़त्म करने का इन्होंने टारगेट रखा है। एंड हाँ, यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है, काफ़ी फेमस केस, टेकिस डेथ पुलिस अरेस्ट वाइफ फैमिली टेक देम टू बेंगलुरु। अतुल सुभाष जिन्होंने सुसाइड कर लिया था अपने पत्नी के हरासमेंट से। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखा गया है कि उनकी पूरी फैमिली को, यानी उसकी वाइफ की पूरी फैमिली को अब अरेस्ट किया गया है। किस चीज़ के तहत? तो सेक्शन क्या लगाया गया है इनको अरेस्ट करने के लिए? सेक्शन 108 अबेटमेंट टू सुसाइड। ठीक है। ये BNS भारतीय न्याय संहिता, जो न्यू कानून आया है जिसका नाम है BNS भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 108 अबेटमेंट टू सुसाइड पे ये वाला जो है
इसके तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है। निकिता सिंघानिया जो वाइफ हैं अतुल की, उनकी मदर निशा सिंघानिया, ब्रदर अनुराग सिंघानिया, इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास डिस्कस करने के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो अब आ जाता है हमारा एडिटोरियल। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल है। लेट्स टॉक अबाउट वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो आप जो आज के इस टाइम में बात कर रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये कैसे पॉसिबल है वन नेशन वन इलेक्शन, जब तक कि आप ये ख़त्म ना करो, ये ना करो वन नेशन वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव लड़ सकता है। यहाँ की 1996 तक तुम कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो लड़ सकता है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं था, वो 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ लड़ सकता था इलेक्शंस। लेकिन 1996 में एक्ट लाकर इसको किया गया कि बस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही इलेक्शंस लड़ेगा। तो 2 भी नहीं करिए, अभी इसको 1 करिए, तभी तो ये भी पॉसिबल है वन नेशन वन इलेक्शंस। अदरवाइज बाई पोस्ट तो ऑलवेज होते रहेंगे, राइट। तो ये जो है लेट्स टॉक अबाउट वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो एवर सिंस द पैनल फॉर वन नेशन वन इलेक्शंस लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये तो हमने डिस्कस किया। amidst all the political accusation and counter accusations, another important issues एक आ रहा है गोल मिसिंग। जो अपोजिशन पार्टी है वो तो विरोध कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शंस का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इशू है वन नेशन वन इलेक्शंस को के विरोध करने का, उसके अगेंस्ट में जाने का, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और वो कौन सा है? द मैटर इज अबाउट वन कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसको हम OCMC कहेंगे हर बार, ठीक है, बार बार इसको यूज़ नहीं करेंगे। वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, OCMC। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, चैलेंजेस यहाँ पे क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो प्रोवाइड किया है रेगुलर इलेक्शंस एवरी 5 years पे, और लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। हाउ एवर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन प्रोवाइडिंग फॉर द इलेक्शंस ऑफ इंडिया has empowered parliament to regulate the manner of conducting elections। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का ये जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसने किस मैनर में ये जो इलेक्शंस हैं वो किस मैनर में कंडक्ट किया जाएंगे, उसको रेगुलेट करने का, उस पर कानून बनाने का, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को दिया है, ठीक है। देयरफॉर कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव बीन डील्ड विद इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ये लड़ना, ये कहाँ पर डील किया गया है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ही वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। क्या बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951? इस एक्ट के तहत देयर वाज नो लिमिट, जी हाँ, कोई लिमिट नहीं है, ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अ कैंडिडेट कुड कॉन्टेस्ट अंटिल 1996, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता था कि कोई लिमिट नहीं है। अब एक कैंडिडेट जो है, एक नेता जो है, वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ सकता है एक ही टाइम पे। जी हाँ, वो एक ही टाइम पे 10 अगर वो चाहे तो वो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ सकता था। लेकिन ये 1996 में लाया गया, यानी 1996 में अमेंड किया गया। अमेंड करने के बाद फिर सेक्शन 70 ऑफ द इसी एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के 70th ऑफ द सेम एक्ट ये था कि आपने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, अब आप क्या करोगे कि बाकी के जो भी हैं, मान लो कि आपने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, तो बाकी 5 में से आप 4 को छोड़ दोगे, ठीक है। वो आप चूज़ करो किसको छोड़ोगे और किसको आप रखोगे, और एक आपके पास एक सीट पर जीता हुआ रहेगा,
ठीक है, ये इसी सेक्शन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 70 कहता है कि आप लोगे, बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दोगे। तो अब देख लो, अब बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंसी जब ये छोड़ेगा तो ये तो फिर वैकेंट हो गया। तो यहाँ पे अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे बाईपोल इलेक्शन फिर से कराए जाएंगे, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जब वन नेशन वन इलेक्शंस की बात कर रहे हो और जो मेन इशू है यहाँ पे उसी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन लाने का फिर बेनिफिट होगा क्या। ठीक, उसके बाद 1996 आया, जहाँ पे पार्लियामेंट ने अमेंड किया इस एक्ट को और कहा कि अब मल्टीपल में से बस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही आप लड़ सकते हो। ठीक है, यानी कि पहले था कि मल्टीपल 5, 6, 7 जो भी जितना भी लिमिट ही नहीं कोई दिया गया था। तो अब बोला गया कि 2 से पर कर सकते हो और अब 2 पर रहता है। तो अभी भी अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस लड़ रहा है कोई, तो एक को तो खाली करना ही है। तो एक को खाली करना है तो उस पर तो इलेक्शन होगा, और यह हर बार होगा जब भी कोई इलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स जो हैं, जो नेता हैं, वो 2 पे खड़े हो जाएंगे कि भाई ये कहीं एक से तो जीत ही जाएंगे, और फिर एक खाली कर देंगे तो फिर से वहाँ पे करना पड़ेगा, फिर से खर्च होएगा, राइट। और इसी तरीके से बहुत सारा बाई इलेक्शंस होता रहेगा। जैसे इसी बार देखो 2024 में ही देखो तो 44 बाई इलेक्शंस हुए हैं स्टेट असेंबलीज़ के इसी नवंबर 2024 में। सिर्फ इस नवंबर महीने में 44 ऐसे बाई इलेक्शंस लड़े गए हैं। और ये किस लिए, क्योंकि वो जो कैंडिडेट थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स। ठीक है, और ऊपर से जब ये इलेक्शंस होते हैं तो इन इलेक्शंस का खर्चा जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, वो तो यूँ ही ज़्यादा होता है। अब जैसे लोकसभा इलेक्शंस का सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उठाएगी, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उठाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप समझ रहे हो, क्योंकि इलेक्शंस में काफ़ी सारे स्टाफ्स लगते हैं, फिर जो भी सोल्जर्स को तैनात किया जाता है, हर चीज़ ट्रेवल किया जाता है यहाँ से वहाँ तक, कैंडिडेट्स वहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट्स कह रहा हूँ, वो जो स्टाफ सोल्जर्स वगैरह रहते हैं वो सबको रहना होता है, वो सब मेंटेनेंस करना होता है, उनकी सैलरी होती है, ठीक है, उनकी अलग से अलाउंस होती है। तो इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो लगता है, और इसी तो जनरल इलेक्शन 2024 में ही एक बार देखो तो पता है कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था, वो 3,870 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 2024 के जनरल इलेक्शंस में। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड एडजस्टेड वो 6% एनुअल इन्फ्लेशन। अगर 6% का एनुअल इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाए तो 2024 जनरल इलेक्शन इज पुट एट अ कॉस्ट ऑफ 3,000 नहीं, बल्कि अगर इन्फ्लेशन लगा दिया जाए तो 6,931 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी कि 12 करोड़ रुपए पर सीट, एक सीट पर, कैंडिडेट के एक सीट पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, सोचिए। और अगर ऐसा ही हुआ कि अगर 10 पॉलिटिशियंस जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बाई इलेक्शंस होल्ड करने का पता है कितना जाएगा, 130 करोड़ रुपए। एंड वाइल दिस रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड, ये तो रिलेटिवली बहुत कम आपको नज़र आ रहा है। अब अगर यही अब चेक करो, जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहा है वो कितना खर्चा करता है, मैसिव एक्सपेंडिचर करता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। इसी बार का है तो 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था रिसेंट जो जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ। यानी कि 250 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, एंड दिस बर्डन अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द पब्लिक। और ये सारा जो बर्डन है वो कहाँ जा रहा है, वो सब पब्लिक पे ही जाएगा। पब्लिक ही वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, पब्लिक से ही पैसे फिर
सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है। सेकंड क्या दिक्कत आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शंस में कि बाई इलेक्शन नेसेसिटेटेड बाय द वैकेशन ऑफ विनिंग कैंडिडेट विद इन एन इनिशियल 6 months टेंड टू फेवर द रूलिंग पार्टी। अब क्या हो रहा है कि जो बाई इलेक्शंस अब हो रहा है, मतलब कि जो सीट खाली रह जा रही है उस पर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो 6 महीने के अंदर में क्या हो रहा है कि वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी भी तो देखनी चाहिए। तो इसका क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस पे जा रहा है। ठीक है। अब कैंडिडेट्स देख क्या रहा है कि हमने बाई पोल इलेक्शन जीत लिया है, बीच में एक इलेक्शंस हुआ उसमें हमने जीता है, तो अब ऐसे रहने से क्या फ़ायदा, चलो रूलिंग गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो पार्टी रूल कर रही है उसके साथ हो लेते हैं, बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा सोच रही है। तो वो हो जा रहा है। इसका क्या हो रहा है, इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशंस पड़ रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे। राइट। थर्डली क्या हो रहा है कि द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ बाई इलेक्शन डिसप्रोपोर्शनेटली फॉल्स ऑन द ऑलरेडी डिप्टेड कैंडिडेट। अब जो कैंडिडेट ऑलरेडी हार चुका है उस पे ही डिसप्रोपोर्शनेटली ये बाई इलेक्शंस का फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। ठीक है। उसके कारण वो कैंडिडेट क्या करेगा, कैंडिडेट एंड दियर पार्टी, वो फोर्स करेगा कि अगली बार ना और पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, ताकि हम जीत सकें। फोर्थ क्या हुआ, सेइंग द डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, कि ये लोगों की सरकार है और लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए चुनी जाती है। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सजेस्ट दैट इलेक्शन शुड सर्व पीपल्स नीड। अब ये सजेस्ट ये कर रहा है कि जो इलेक्शन है ना वो लोगों की ज़रूरत को फुलफ़िल करे। हालांकि कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल सीट्स सर्व्स एज हेजिंग मैकेनिज्म अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज एंड ऑफन प्रायोरिटीज द लीडर्स इंटरेस्ट नॉट पीपल्स। लेकिन अब दो जगह से अब जो कैंडिडेट्स लड़ रहा है वो तो जनता के अति पे भलाई पे सोचेगा ही नहीं। प्लेसिंग द पॉलिटिक्स एबव द पब्लिक, वो तो अपना पॉलिटिक्स ही देखेगा। ठीक है। अब यही ले लो कि राहुल गांधी 2 जगह से इन्होंने जीत हासिल करी थी, वायनाड से और एक इधर नॉर्थ साइड से कहीं से हासिल किया था राहुल गांधी ने। तो उन्होंने वायनाड को छोड़ दिया, वो वाला सीट राहुल गांधी ने छोड़ दिया। बट वहाँ की जो कैंडिडेट, वहाँ के जो वोटर्स थे उन्होंने तो उन पे विश्वास किया था, उन पे विश्वास करके वो वोट करा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉलिटिक्स पे यहाँ पे लीडर्स जो है वो ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, लोगों की भलाई पे नहीं। फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ क्या रीज़न है, OCMC is sometimes used to enhance the reach and message delivery of the leader, relying on their popularity for electoral success। अब समटाइम्स क्या करते हैं लोग कि OCMC का यूज़ करते हैं कि वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, OCMC। ये बेसिकली एक मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं जो लीडर हैं, वो ये कि हम कितने पॉपुलर हैं, यहाँ भी जीत जा रहे हैं, वहाँ भी जीत जा रहे हैं, उसके कारण वो यूज़ कर लेते हैं। राइट। एक पिटीशन फाइल किया गया था 2023 में, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने किया था कि व्हेन पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, वो ट्रस्ट करते हैं उस पर्सन पे टू बी देयर वॉइस, कि वो पर्सन जो है उनका वॉइस बने, उनकी आवाज़ बनेगा पार्लियामेंट में जाकर। ठीक है, इसलिए लोग चुनते हैं। कंटेस्टिंग मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कंटेस्ट करना, ये विनी या उनका जीतना, एंड वैकेटिंग वन फॉर बाई इलेक्शंस, और एक को खाली कर देगा बाई इलेक्शंस के लिए, ये वायलेट्स क्या करता है, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दिस प्रैक्टिस कॉजेज वोटर कन्फ्यूजन एंड डिसकंटेंट होता है, एज सीन इन द वायनाड केरला व्हेन राहुल गांधी वैकेटेड हिज सीट इन 2024, पोटेंशियली लीडिंग टू वोटर अपैथी। समझ रहे हो? तो ये वो वाला एग्जाम्पल है जो हमने अभी दिया था।
पर ये सारे तो डिसएडवांटेज हैं। 5 डिसएडवांटेज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या है। वन यानी वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिसएडवांटेज। सम एडवांटेज में अगर देखा तो एडवांटेज में भी जो एडवांटेज है वो पब्लिक का एडवांटेज नहीं है, बल्कि जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादातर वो पार्टी के लिए ही है, यानी नेताओं के लिए ही है, कैंडिडेट के लिए ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, कंटेस्टिंग मल्टीपल सीट्स प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट फॉर द कैंडिडेट्स के लिए सेफ्टी हो जाता है कि एक जगह नहीं जीते तो दूसरी जगह जीत जाएंगे। सेकंड, इन अ पॉलिटी सच एज इंडिया वेयर पॉलिटिक्स इज सेंटर्ड अराउंड द लीडर। इंडिया में जहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे लीडर और उसकी फैमिली के अराउंड सेंटर्ड रहता है, ठीक है। यानी कि या तो वो जीतेगा या तो उसकी फैमिली, यहाँ पे वंशावली ही चलता है। तो OCMC स्पूथेस दी लीडर्स कंटिन्यूएशन। OCMC क्या करता है, लीडर्स कंटिन्यूएशन और ट्रांजिशन इन केस लीडर सेंट्रिक पार्टी सिक्योर्स अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस। जो लीडर सेंट्रिक पार्टी है वो इलेक्शंस में मेजॉरिटी ले लेता है, बट द लीडर ऑफ द पार्टी लॉसेस आउट। अगर ऐसा होता है कि उस पार्टी के दूसरे लीडर ने कहीं पे जीत लिया और उसके जो मेन लीडर है उस पार्टी का वो कहीं से लड़ रहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, वो हार गया, तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं ममता बनर्जी ने 2021 का चुनाव ग्राम से हार गई थी, नंदीग्राम सीट से वो हार गई थी, ठीक है, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में। तो उसके लिए जगह बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर था, ठीक है, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसने वो जीत हासिल कर ली थी, उसको रिज़ाइन करना पड़ा, ठीक है, उससे रिज़ाइन करवा लिया। अब ये क्योंकि ये रिज़ाइन करेगा तो फिर यहाँ पे बाईपोल इलेक्शन होगा, बाईपोल इलेक्शंस में फिर ममता बनर्जी वहाँ से खड़ा होगी और फिर ममता बनर्जी जीत जाएगी। तो इस तरीके का भी लीडर्स करते हैं। तो जो भी आपने एडवांटेज देखा वो सारा कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो सिर्फ लीडर्स के लिए हैं। और डिसएडवांटेज अगर देखो तो डिसएडवांटेज मल्टीपल डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आम जनता के लिए है। और बाकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देखिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सब में मल्टीपल कैंडिडेट सिस्टम है, मतलब मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ सकता है। और फिर misuse of OCMC for outweighs the benefit. There have been demands for reforms and probable solutions may be considered. First, amend section 33(7) of the Representatives People Act 1951 to ban one candidate contesting from multiple constituency. तो सेक्शन 33 का जो 7 है ना, इसको बैन कर देना चाहिए। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट लाना चाहिए, संशोधन लाना चाहिए इस सेक्शन में, ताकि जो एक कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है वो ना लड़े, वो एक कैंडिडेट है तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े, ठीक। सेकंड, बस सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं बेसिकली। सेकंड क्या हम कर सकते हैं, रिकवरिंग द फुल कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस फ्रॉम द कैंडिडेट वैकेटिंग अ सीट। अब जिस कैंडिडेट ने दो जगह से लड़ा है और इन्होंने ये वाला एक्सेप्ट कर लिया है और इसको वैकेट कर दिया, ये वाला सीट वैकेट कर दिया, तो ये जो कैंडिडेट है जिसने इसको वैकेट किया है उस कैंडिडेट से ही इस बाई इलेक्शंस का पूरा कॉस्ट वसूला जाए, उससे पूरा पैसे लिया जाए, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अ मोर इफेक्टिव डिटरेंट वुड बी टू होल्ड द बाई इलेक्शंस आफ्टर अ ईयर। एक डिटरेंट होना चाहिए, मोर इफेक्टिव डिटरेंट रहना चाहिए ताकि एक साल में ये इलेक्शंस कराया जाए। बाई इलेक्शंस आफ्टर अ ईयर, एक साल में इलेक्शन हो, अलाउइंग वोटर्स, जिसमें कि जैसे मान लो कि आज खाली हुआ, खाली होने के अगर एक साल बाद इसमें वोटिंग करा जाए, इससे अलाउ होगा वोटर्स को एम्पल टाइम मिल जाएगा टू मेक इन्फॉर्मेशन डिसीजन एंड गिविंग द डिफेक्टेड कैंडिडेट सफिशिएंट टाइम टू रिकवर, ठीक है। एंड दिस कुड बी डन बाय द अमेंडिंग सेक्शन 151 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 विच प्रोवाइड्स फॉर बाई इलेक्शंस विद इन 6 months ऑफ द अकरेंस ऑफ वैकेंसी। और ये क्या किया जाएगा, क्योंकि
ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151A में ये लिखा गया है कि जैसे ही कोई सीट वैकेंट होता है उसके 6 महीने के अंदर आप वहाँ पे इलेक्शन कराइए। तो इसमें भी अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इसमें अमेंडमेंट लाने के बाद इसको कर दिया जाए कि 1 साल के बाद ये इलेक्शन हो। एक चीज़ ये कहा गया है, ठीक है। अब हाउएवर एन इशू ऑफ ओसी जो है यानी वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ पॉलिटिकल। क्योंकि ये पॉलिटिकल है, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल पावर एंड सपोर्ट ऑफ द मेजर पार्टीज टू ब्रिंग अबाउट चेंज। अब ये एक ऐसा है क्योंकि आपने देखा इसमें बेनिफिट की अगर बात कर जाए, एडवांटेज की बात करी जाए, एक कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस लड़ सकता है। इसमें बेनिफिट पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो कैंडिडेट का है, नेताओं का है। क्योंकि अब ये पॉलिटिकल है, नेताओं का इसमें बेनिफिट है, तो ये तो जल्दी से ये होने से रहा। समझ रहे हो बात? क्योंकि इसके लिए जो मेजर पार्टी है, जो पार्टीज मेजॉरिटी में है, उस पार्टी के पास एक बढ़िया विल पावर होना चाहिए और सपोर्ट एंड द सपोर्ट ऑफ द मेजर पार्टीज टू ब्रिंग अबाउट चेंज। तो ये चीज़ें हैं। हाउएवर अनलाइक द वन नेशन वन इलेक्शन इट डज नॉट हैव मैनी प्रोपोनेंट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। If one person, one vote is the core democratic principle for voters, it is time to enforce one candidate, one constituency for candidates. तो यहाँ पे मेन चीज़ इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है। हम इस पे तो बात कर रहे हैं वन पर्सन वन वोट, यानी कि हम एक पर्सन है, एक वोट देते हैं। हमारे पास अभी वोट का अधिकार कितना है? आप कितने वोट दे सकते हो? एक ही वोट दे सकते हो, राइट। जब हम एक वोट दे सकते हैं तो कैंडिडेट डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों लड़ सकते हैं? अगर एक पर्सन एक वोट एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यानी कोर प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वोटर्स के लिए, तो वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होना चाहिए, कैंडिडेट्स के लिए एनफोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ बात करी जा रही है, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो पहले वन नेशन वन इलेक्शंस आने से पहले हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए और इसको अमेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल। उसके बाद देखिए तो परसीवी नो मोर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, होल्ड कर दिया है कि एंड टू वायलेशंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि और ऐसा एक्ट में केस ना आए। यहाँ पे जवाब मांगा गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद है इंडियाज़ फर्मर अटेम्प्ट्स एट मिनरल डिप्लोमेसी की बात करी जा रही है। हमने 30 क्रिटिकल मिनरल भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटीज़, ओवर 78% ऑफ टॉप पेड H1B एप्लीकेंट्स वर फ्रॉम इंडिया। यूएसए में एक वीज़ा मिलता है जिसको H1B वीज़ा बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। H1B वीज़ा है इसको, इसमें कहा गया है कि इसमें 78% जो लोग हैं ना वहाँ पे H1B वीज़ा लेने वाले वो इंडिया से हैं। H1B वीज़ा है क्या? ये एक नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा है दैट अलाउज यूएस कंपनीज़ टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स। ये यूएस कंपनी को ये पावर देता है कि आप ये वीज़ा देकर फॉरेन वर्कर्स को स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़, यानी कि अगर कोई बाहर फॉरेन में एक्सपर्ट है, थ्योरेटिकली टेक्निकल एक्सपर्ट है, आप उसको अपने कंपनी में हायर कर सकते हैं। उसके लिए H1 वीज़ा लगेगा, ठीक है। तो ये है। और आगे हम अगर देखें तो यहाँ पे हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन, कार्बन मार्केट कैसे फंक्शन करता है? तो वन कार्बन क्रेडिट इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स की बात करी जा रही है कि आपके पास अगर कार्बन क्रेडिट है, आप कोई इंडिविजुअल हैं, आप कोई फर्म है, कंपनी है, आपके पास अगर कार्बन क्रेडिट है तभी, जैसे कि लाइसेंस मिलता है ना, उसी तरीके से कार्बन क्रेडिट है तभी आप
कार्बन का एमिशन कर सकते हैं। ये बात बेसिकली हुआ है कॉप कंजर्वेशन पार्टीज कॉप 29 में, जो कि कहाँ पे चल रहा है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में ये मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 1 कार्बन क्रेडिट इक्विवेलेंट कितना होता है, 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मिलेगा कि आपको जैसे 1 कार्बन क्रेडिट मिल चुका है कि हम इतना इतना तक ले कार्बन डाइऑक्साइड आप मतलब कि एमिट कर सकते हैं। तो ये कार्बन हो गया। ऐसे मैं बताऊँ कि कार्बन क्रेडिट का ये जो प्रोसेस अब सोचा जा रहा है, ये बेसिकली एक पुराना है। पहली बार कार्बन क्रेडिट्स के बारे में सोचा गया था 1990s में अमेरिका में ही, विच इंट्रोड्यूसेस द कैप एंड ट्रेड मॉडल टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए ये सोचा गया था। तो ये चीज़ें हैं। बाकी वाइज बीजेडी अपोजिंग द पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका ये जानना आपको ज़रूरी है कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस नदी पे बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये डैम है, तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट। और ये है आपका, इसमें बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था कि इम्पैक्ट ऑफ सबमर्जेंस ड्यू टू यूनिलैटरल चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ प्रोजेक्ट हैज़ नॉट येट बिन स्टडी। यहाँ पे 3 ठो लगा हुआ है ओडिशा। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट उड़ीसा छत्तीसगढ़ का भी है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से यहाँ पे बेसिकली उड़ीसा की पार्टी है बीजेडी, यहाँ ये अपोज कर रही है कि ये जो प्रोजेक्ट अगर बनता है तो इसके कारण जो उड़ीसा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, जो एक ट्राइबल एरिया है, ये पूरा डूब जाएगा। जी हाँ, ये पूरा सबमर्ज होने का पूरा आशंका है। और इसमें कई रिपोर्ट आ चुके हैं, बताया जा रहा है कि कई रिपोर्ट आ चुके हैं कि पोलावरम प्रोजेक्ट यहाँ पे डेंजरस है। इससे मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ही डेंजर स्थिति में आ जाएगा। राइट, तो ये है पोलावरम प्रोजेक्ट। अच्छा, पोलावरम प्रोजेक्ट जो है किस नदी पे है, रिवर गोदावरी। तो ये कंप्लीट होना है 2027 तक, पोलावरम प्रोजेक्ट ऑन रिवर गोदावरी, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसी पे है वाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर इम्प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड। इम्प्रैक्टिकल और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो हमने अभी देखा कि क्यों इम्प्रैक्टिकल है। जब पहले आप वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं कर रहे हो तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है ही, प्रैक्टिकल है ही नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर आप देखो कि फेमस तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन जी हैं, वो जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। ये न्यूज़ क्योंकि नाइट में ये प्रिंट होता है, सुबह में शायद इनकी डेथ हो चुकी है जाकिर हुसैन जी का। ठीक है, कल वाले न्यूज़पेपर में ये आपको मिलेगा, तो ये एक याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पे जयशंकर थैंक्स मोल्डोवा फॉर हेल्पिंग इंडियंस ड्यूरिंग द यूक्रेन क्राइसिस। मोल्डोवा एक कंट्री है, आपको यूक्रेन के पास मिलेगा, क्योंकि जब यूक्रेन पे रसिया का अटैक हो चुका था, वॉर में यूक्रेन इन्वॉल्व हो चुका था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट द वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, तो करीबन 20,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उनके लिए ऑपरेशन गंगा चलाई थी सरकार ने। उसमें मोल्डोवा जो कंट्री है उसने काफ़ी हेल्प करी थी। तो यहाँ पे यही एक्सप्रेस कर रहे हैं जयशंकर साहब, क्योंकि मिथाइल पॉप्सोई जो हैं उन्होंने ड्यूरिंग द जॉइंट इनाग्रेशन ऑफ द एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, न्यू दिल्ली में एम्बेसी बना है मोल्डोवा का, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है। बेसिकली यूक्रेन के जो पड़ोसी में है, जैसे पोलैंड है, रोमानिया है, स्लोवेनिया है, मोल्डोवा है, हंगरी है, ये सारे कंट्रीज़ ने काफ़ी हेल्प करी थी इन इंडियंस को एयरलिफ्ट वहाँ से करने के लिए, ऑपरेशन गंगा को सक्सेसफुल बनाने में। फिर आपका आ जाता है जलवाहक स्कीम। अच्छा, एक चीज़ और करिएगा यहाँ पे,
नेक्स्ट टाइम से आपको मैप भी मैं लेकर आऊँगा। इसको मैप ज़रूर देख लीजिएगा मैप में कि यूक्रेन कहाँ पे है और यूक्रेन के चारों तरफ की जो कंट्रीज़ है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, कौन कहाँ कहाँ पे है, ये ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं वो मैप के साथ भी आपको मैप भी दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जलवाहक स्कीम फॉर कार्गो मूवमेंट विया इनलैंड वाटरवेज। जलवाहक स्कीम किस लिए? ये बूस्ट करने के लिए लॉन्ग हॉल कार्गो मूवमेंट विया इनलैंड वाटरवेज। यह स्कीम इंसेंटिवाइज करेगा कार्गो ट्रांसपोर्ट नेशनल वाटरवेज 1 पे। नेशनल वाटरवेज कहाँ है? गंगा में है। ठीक है, और नेशनल वाटरवेज जो है पटना से भी गुजरती है, और दूसरा नेशनल वाटरवेज जो है वो ब्रह्मपुत्रा पर है। एंड 16 बैरक है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ट्रेड इन इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर मूवमेंट ऑफ कार्गो के मूवमेंट के लिए विया वाटरवेज विद पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोर्शन। तो ये चीज़ें फिर यहाँ पे जलवाहक स्कीम लॉन्च करी गई है। और एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसमें MVAAI, MV होमी भाभा एंड MV त्रिशूल, ये सीप को यहाँ पे शुरू किया गया है। किसने किया है? तो मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जो अभी प्रेजेंट में है सर्बानंद सोनोवाल। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। एंड नाउ दिस lectures, now there are no any important articles, so these are the articles from today's the Hindu newspaper which should be discussed before you for the upcoming examination of BPSC. It may be 70th BPSC or 71st BPSC. So see you in the next video. Thank you for watching. Jai Hind.